क्या होगा अगर हम पॉइंटर को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करें, यानी कि फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट लेते हैं उसके अंदर हम वैल्यू की जगह पॉइंटर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सोचा जाए तो पॉइंटर की जो डेफिनेशन हमने अब तक पढ़ी है कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे कि पॉइंटर को काम में लेने से उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में फ़ायदा होता है, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हमें जानना है कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में पॉइंटर को हम पास करते कैसे हैं, या पॉइंटर को हम किस तरीके से फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के रूप में जानने की हम कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि जो नॉर्मल हमारा जिस तरीके से प्रोग्राम बनता है उसी तरीके से प्रोग्राम ये बना है। हमने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करी और इनिशियलाइज करी, एक इंटीजर दूसरी वैल्यू v डिक्लेयर करी और इनिशियलाइज करी। इसी तरीके से अब मैंने एक फंक्शन, मैंने एक कोई फंक्शन है जो कि क्या है, यूज़र डिफाइंड है। ठीक है ना, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने एक यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और ये भी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ना, ये भी यूज़र डिफाइंड है, लेकिन अंतर क्या है, विद पॉइंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिया, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, आर्ग्यूमेंट हैं, वो पॉइंटर के रूप में है। अभी तो वैल्यूज़ क्या थी, सिंपल यू और वी के रूप में थी, लेकिन अब जो है वैल्यू पॉइंटर के रूप में। इसको हम डिफाइन करेंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, प्रिंटफ, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि भाई फंक्शन कॉल से पहले u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है। तो सिंपल u और v होंगी क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी होगी। ठीक है, और ये हमने अब फंक्शन कॉल किया uv, अब फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन ये फंक्शन कौन सा कॉल किया है, फंक्शन वन जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट u और v के रूप में ही लिए हैं। तो ये पहला वाला फंक्शन कॉल किया और मैंने लिखा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वन, और अब मैं u और v की वैल्यू में क्या चेंज आया ये देखूंगा। और इसके बाद फिर मैंने दूसरा जो पार्ट डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर मैं देखूंगा कि बिफोर कॉलिंग फंक्शन टू क्या वैल्यू आने वाली है, और फंक्शन टू मैंने कॉल किया और फिर मैं कहता हूँ आफ्टर कॉलिंग फंक्शन टू क्या वैल्यूज आने वाली हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। हमने पहले तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन है क्या वो, दोनों को दोनों ये भी तो पता करें। तो पहला फंक्शन है फंक्शन वन जिसके अंदर u और v, सिंपल इंटीजर u और v हमने पास ऑन किए हैं। u की वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ की, v की वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ की। आपने ध्यान दिया, इसके पहले हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज़ की थी, 1 और 3, ध्यान है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया उसको, अब हमने उसकी वैल्यू 0 बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल करने के बाद वैल्यू क्या बन जाएंगी, नेचुरली जो यहाँ पर हम डिफाइन करिए वो बन जाएंगी। ठीक है ना, चलिए आगे फंक्शन टू भी डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन टू में क्या करा, मैंने पॉइंटर डिफाइन किए, पॉइंटर ऑफ u और पॉइंटर ऑफ v। ठीक है, तो u का पॉइंटर मैंने डिफाइन किया, उसकी वैल्यू 0 रखी, v का पॉइंटर डिफाइन किया, उसकी वैल्यू 0 रखी। तो अब मैं u का पॉइंटर और v का पॉइंटर डिफाइन जो किया था, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ। तो आउटपुट में क्या आएगी वैल्यू, पॉइंटर u पॉइंटर v, यानी वापस से वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को अगर हम रन करके देखना चाहें, अगर हम इस एग्जाम्पल को रन करके देखना चाहें तो देखिए, ये मैंने प्रोग्राम खोला, अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि भाई क्या मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ये देखिए, ध्यान से आप देखें अगर, तो बिफोर कॉलिंग फंक्शन u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से विद इन फंक्शन u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, अगर फंक्शन के अंदर आते हैं तो।
पहले फंक्शन के अंदर आपने देखा कि u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, ये देखिएगा, ये डिफाइन कर दिया था हमने, ठीक है ना। और आफ्टर कॉलिंग फंक्शन 1 वापस से बाहर आ जाते हैं, तो u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब फिर दोबारा से बिफोर कॉलिंग फंक्शन 2 u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3, पहले का पहले जो वैल्यू थी वही की वैसी है, लेकिन फंक्शन के अंदर अब क्या हुआ, जो पॉइंटर्स हैं हमने पॉइंटर डिफाइन किए हैं, तो पॉइंटर के अंदर वैसी की वैसी वैल्यू होगी, पॉइंटर u इज इक्वल टू 0, पॉइंटर v इज इक्वल टू 0। अब आफ्टर कॉलिंग वापस से हम फंक्शन के बाहर आ गए, तो वापस से ये वैल्यू पॉइंटर के साथ ही बदल गई। बस ये ध्यान रखने की बात है। इसके पहले क्या हो रहा था कि आफ्टर कॉलिंग फंक्शन 1 u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3 थी, यानी फंक्शन जहाँ तक फंक्शन काम कर रहा था, तो चूंकि फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है आपको, तो वो वैल्यू बदलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो भी हमारी वैल्यू बदल गई। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों बातों में। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आउटपुट हमने देख ही लिया, आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही पॉइंटर्स एंड एरे। अब हम एरे जो है उसको हम किस तरीके से पॉइंटर और एरे को आपस में किस तरीके से जोड़ेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने जब एरे हमने पढ़े थे तो आपको याद है, जब एरे को हम उसके नाम से कॉल करते थे तो एक्चुअली वो क्या होता था, उसका पहला अक्षर या पहला वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को ही हम कॉल कर लेंगे तो पूरी एरे कॉल हो जाएगी, ठीक है ना। इट्स लाइक अ रो हाउसेस, कि हमको पहले घर का नंबर पता है तो बाकी घर के नंबर अपने आप पता है, ठीक है ना। तो ये वही काम करता था। आप मतलब एक एड्रेस हमें पता है तो बाकी का एड्रेस, अगर जिसे हम कहते हैं कि उसका एड्रेस हम x0 से डिनोट कर रहे हैं, x0 डिनोट कर रहे हैं, या तो हम वो पहला वाला एड्रेस दे दें, या फिर हम उस रो को ही कह दें कि भाई ठीक है ये x, तो पूरे के पूरे अरे का हम वो एड्रेस मिल जाता है। चलो अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं, हमने कहा कि भाई रो हाउसेज बने हुए हैं, पहले घर का नंबर है 779 है, तो अगले का क्या नंबर होगा, 780, ठीक है ना। बहुत आसान है कह देना। तो इसका मतलब ये हम बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि भाई दूसरे घर का नंबर क्या होगा। चलिए, तो इसी तरीके से अगर हम एरे को यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं और हम x1 पहला x0 है, हम कह रहे हैं ये पहला x0 है, तो उसके बाद क्या आएगा, x1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, x2 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने की बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, मैं उसको अरे को x से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, x से भी डिफाइन कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको कह रहा हूँ x0, ठीक है, x0 कहता हूँ तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट को x1 कहता हूँ, ठीक है, इसके बाद एलिमेंट को x2 कहता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि मैं x कहता हूँ तो इसका अगला एलिमेंट को क्या कहता हूँ, x+1, उसके बाद वाले एलिमेंट को कहता हूँ x+2, इस तरीके से चलता चला जाता हूँ। ith एलिमेंट को क्या कहता हूँ, x+i, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये समझने की बात है। देखिए, जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, या तो xi बोल दूंगा इसको, या x+i बोल दूंगा। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे वर्क है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या कह रही है, वैसे के वैसे ही है, इंक्लूड stdio.h मेन, और उसके बाद में आया मैंने डिफाइन किया स्टैटिक इंटीजर x10, 10 वैल्यूज़। अरे जो डिफाइन किया है उसका नाम है x और उसके अंदर 10 वैल्यूज़ हैं, 10, 11 से लेकर 19 तक, ठीक है। एक मैंने इंटीजर डिफाइन किया i, ये एक्चुअली स्मॉल i है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो इंटीजर i डिफाइन किया मैंने, और फिर मैंने फॉर लूप लगाया जिससे सारी आगे की वैल्यूज़ भी, तो मुझे मतलब ये जानने के लिए कि आगे की वैल्यूज़ किस तरीके से बदल रही हैं, मैं उसको फॉर लूप लगा के करूँगा। तो फॉर i इज इक्वल टू 0,
टू आई इज लेस देन और इक्वल टू, दिस शुड बी 10, देयर इज अनदर मिस्टेक, है ना, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो 0 से शुरू होके 10 तक वैल्यूज चलेंगी और फिर कैसे प्रिंट होगा। पहला बैकस्लैश n इसलिए लगाया कि हर बार जो प्रिंट होगा वो अगली लाइन में होगा, ये ध्यान रखना है, वरना हौच पौच हो जाएगा, आपके आउटपुट कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो i इज इक्वल टू परसेंटेज डी, अब i की वैल्यू यानी 1 या 0 जो भी आनी है, फिर x0 की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या पॉइंटर की वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद पॉइंटर की वैल्यू वो भी वही आनी चाहिए जो कि x की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एड्रेस दे रहे हैं, ये एड्रेस वही आना चाहिए जो कि x का एड्रेस है, x प्लस आई का एड्रेस भी वही आना चाहिए जो कि x का एड्रेस है। सिंपल, ये समझने की बात है ना, कि यानी कि यदि मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या है तो x की वैल्यू वही आनी चाहिए जो कि पॉइंटर ऑफ x की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर डेल्टा x की वैल्यू वही आनी चाहिए जो कि ये चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, पॉइंटर हर इंक्रीमेंट के साथ ये आगे बढ़ जाएगा, ये बात को भी मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट जो आएगा, यहाँ से ध्यान से देखें अगर आप, ये पहला है आई इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स आई 10 वैल्यू थी उसकी, ये वैल्यू सेम पॉइंटर इसी को ही डिफाइन कर रहा है, पॉइंटर की वैल्यू यही है तो 10 आएगी। ये उसका एड्रेस है और ये उसका एड्रेस है, दोनों चीज़ें एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं तो ये वैल्यू बदल जाती है, ये एड्रेस बदल जाता है। इसके बाद जाते हैं तो ये वैल्यू बदल जाती है, ये एड्रेस बदल जा रहा है। अभी एड्रेस ये हेक्साडेसिमल में ही है, आप ध्यान दीजिए भाई, 72, 74, 76 जो है ना ये हेक्साडेसिमल में ही है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। देखिए ये बदल गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूअली एक स्टेप आगे बढ़ता चला जा रहा है, अरे की वैल्यू में बदलाव होता चला जा रहा है, साथ साथ उसके एड्रेस में भी बदलाव होता चला जा रहा है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि चलिए इसी चीज़ को आउटपुट इसका एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका आउटपुट देख लें। तो चलिए कोशिश करता हूँ। ये मैंने इसको रन किया और इसका आउटपुट प्राप्त किया है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये सॉरी, ये पुराना वाला प्रोग्राम खुला हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं एक प्रोग्राम और खोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर चलिए, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पहले से मैंने रेडी नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर वो बता पाने की स्थिति में मैं आपको नहीं हूँ। एनीवे कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं जब भी ये आउटपुट जो है वो समझ में आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। तो ये आउटपुट जो है वो क्लियर हो रहा है कि एक एक स्टेप बढ़ता चला जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका एड्रेस भी बदलता चला जा रहा है। यानी मेरे पास जो ये अरे थी, इस अरे में इस जगह पर क्या वैल्यू है, अलग अलग ब्लॉक्स में क्या वैल्यू, अगर मैं इसको ब्लॉक से रिप्रेजेंट करूँ तो इस जगह पर वैल्यू क्या है और इस जगह का एड्रेस क्या है, ये दोनों मुझे समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू है और एड्रेस है, उसी जगह का एड्रेस अलग है और वैल्यू अलग है। इसी तरीके से जब हम एक इंक्रीमेंट आगे बढ़ेंगे, इस जगह जाएंगे तो वैल्यू अलग आएगी, एड्रेस अलग आएगा। तो यही चीज़ ये प्रोग्राम यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात अगर हम देखें तो क्या है कि आउटपुट जो है वो क्लियरली ये बता रहा है कि भाई जो वैल्यू क्या है वो क्या चीज़ है और जो एड्रेस है वो क्या चीज़ है। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वही पॉइंटर के रूप में भी दिखा रहा है और वही वैल्यूज़ के जो एक्चुअल वैल्यूज होनी चाहिए उसके रूप में भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। जो xi+1 स्टार है, ये जो चीज़ है
है। ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ द एलिमेंट है। सिमिलरली ये क्या है? ये उसका एड्रेस है। और ये क्या है? ये भी उसका एड्रेस है। ठीक है ना, बस यही जानने की बात है। x प्लस आई तो वैल्यू है, स्टार x प्लस आई तो वैल्यू है जो कि उस पॉइंटर उसको बता रहा है, और ये x प्लस आई एक्चुअल में ये है पॉइंटर जो कि उस एड्रेस को बता रहा है। ठीक है, तो भाई अगर हम देखें कि अब तक हमने जो पॉइंटर पढ़े, इन पॉइंटर में क्या क्या चीज़ें हमने जानी या और जानने की है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये सब बातें हैं। पहली बात कि पॉइंटर जो है, पहली बात पॉइंटर कोई एक्सेप्शन नहीं है। सी लर्निंग जो है वो अभी कोई ख़त्म नहीं हो गई हमारी। सी लर्निंग वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, और हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो सी लर्निंग अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, तो दूसरी बात एक ये है कि पॉइंटर जो है वो प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से, हैं। और वो किस किस तरीके से हेल्प करते हैं पॉइंटर? पहली बात, किसी वेरिएबल को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन भी यूज़ करने में या किसी और सब प्रोग्राम में यूज़ करने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि प्रोग्राम के अंदर यानी फंक्शन के अंदर हमने काम में लिया तो वैल्यू बदल गई, लेकिन फंक्शन के बाहर आए उसके बाद भी तो भी वैल्यू बदल गई। ठीक है ना, तो हम पॉइंटर की इन कैपेबिलिटीज़ का उपयोग हम अपनी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, जहाँ पर हमको मल्टीपल तरीके से चीज़ों को काम में लेना है। ये जो है पॉइंटर इंक्रीजेस द एग्जीक्यूशन स्पीड। ये जो है हमको देखने में ऐसा लगता है कि भाई पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर उस वैल्यू की उसकी वैल्यू ही तो दे रहा है एड्रेस की, तो इससे क्या स्पेशल बात हो गई? नहीं, वो स्पीड बढ़ा रहा है। नॉर्मली है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम एकदम से स्पीड के बारे में जज नहीं कर पाते, लेकिन हम उस मेमोरी लोकेशन पे अगर हमें एड्रेस पता हो, आप ये समझते हैं इस बात को कि हम नॉर्मली किसी को ढूंढने जाते हैं किसी जगह पर, हमें उसका एड्रेस पता होता है तो हम तुरंत ही उसको ढूंढ लेते हैं, और हमें एड्रेस पता नहीं होता है तो कितना ही छोटा एरिया हो हमें कुछ समय लगता है। तो वो जो समय है ना, वही समय यहाँ पर फ़ायदा दे रहा है। एक्चुअली एक बार कंप्यूटर सर्च कर रहा है मेमोरी के अंदर उसकी लोकेशन, और एक बार ये है कि लोकेशन उसको एग्जैक्टली पता है, डायरेक्टली वहीं पर जा रहा है। तो वो जो छोटा सा डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस उस एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाता है। और ऐसी अगर हज़ारों जगह पर काम आ रहा हो, है ना, तो आप ये सोचिए कि उस एग्जीक्यूशन स्पीड को कितना वो बढ़ा देगा। सिमिलरली पॉइंटर जो है वो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम को कम करता है। वो चूँकि हमारे पास अभी हमने बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं लिए हैं तो हम उसको बात को अभी यहाँ पर देख नहीं पा रहे, विजुलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये करता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर एक्सेस द मेमोरी एलिमेंट। नेचुरली ये करता है तभी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ रही है। और पॉइंटर से क्या होता है कि हम जो है मेमोरी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम मेमोरी लोकेशन की बात कर देते हैं और उस लोकेशन पर जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को एज इट इज़ काम में देते हैं। तो हमको नए नए वेरिएबल डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे पास वैल्यूज डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन के रूप में होती है। ठीक है, सिमिलरली पॉइंटर सेव द मेमोरी स्पेस, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। और उसको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन DMA, ये DMA, ये कंप्यूटर में आपको ये वर्ड कई जगह पर पढ़ने को और देखने सुनने को आएगा, तो ये इसका ध्यान रखिए। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि मुझे जब आवश्यकता हुई तो मैंने बता दिया कि भाई V तुम्हारी ये जगह है, राइट, और जैसे ही मेरी V से आवश्यकता ख़त्म हुई मैंने उस V को गायब कर दिया और इस जगह पर किसी और को बैठा दिया। जस्ट लाइक ए होटल रूम। ठीक है, एक होटल रूम में आप गए, आप वहाँ पर उसका आपने बुक किया, वहाँ रहे और आपका काम खत्म हुआ, आप बाहर चले गए, वो किसी और दूसरा कोई काम में ले रहा है ना। यानी कि मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका तो नाम अब लिख गया उसमें परमानेंट, अब दूसरा आ रहा है तो फिर वो किसी नई जगह पर हो रहा है, तो उससे तो क्या होगा, मेमोरी गिरती चली जाएगी, तो मेमोरी का सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो DMA जो होता है वो यही कहलाता है। इसके बाद पॉइंटर्स जो हैं वो फाइल्स हैंडलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि फाइल्स बड़ी होती हैं
और उनकी लोकेशन किस जगह पर है, कहाँ से वो फाइल शुरू हो रही हैं। अगर हम पॉइंटर को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो वो काम हम उतने ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सो सिमिलरली पॉइंटर जो हैं वो इसी वजह से डाटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन में काम आते हैं। डाटा स्ट्रक्चर होते क्या हैं ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये डाटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन के अंदर भी ये पॉइंटर्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो भाई जैसा मैंने कहा, हम डाटा स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटी सी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम आगे के चैप्टर्स में हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हम उसके बाद यूनियन के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग पर आएंगे। तो अभी सी प्रोग्रामिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को है। तो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।